स्रोतों के इस नए गहन अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की बहुत ही दिलचस्प गहराइयों से जुड़ा है। इसका शीर्षक है नैतिक विकास का वास्तुशास्त्र, सिद्धांत से कक्षा तक। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब वे विशेष रूप से उन भावी शिक्षकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो CTET, UPTET या सुपर टीईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन स्रोतों में जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और कैरल गिलिगन जैसे महान विचारकों के सिद्धांतों का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण मौजूद है। स्पष्ट है, हमें केवल इन सिद्धांतों के नाम नहीं रटने हैं। हमें ये समझना है कि मानव मस्तिष्क और विशेषकर एक बच्चे का मस्तिष्क सही और गलत के बीच का अंतर कैसे तय करता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की आधुनिक कक्षाओं में एक शिक्षक इन सिद्धांतों का उपयोग करके बच्चों के चरित्र निर्माण में क्या और कैसी भूमिका निभा सकता है। शिक्षक का असली उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक नैतिक प्राणी गणना है। सही कहा। और इसी बात को समझने के लिए स्रोतों में शुरुआत में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी का उल्लेख किया गया है जिसने नैतिक मनोविज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। ये लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तुत की गई हांस की दुविधा, या जिसे हांस डिलेमा कहते हैं, वो है। कहानी कुछ इस तरह है कि यूरोप में एक महिला एक विशेष प्रकार के कैंसर से मौत की कगार पर है। उसे बचाने के लिए केवल एक ही रेडियम आधारित दवा है जिसे उसी शहर के केमिस्ट ने हाल ही में खोजा है। हाँ, और उस दवा बनाने का खर्च बहुत कम है, लेकिन वो केमिस्ट उस दवा के लिए भारी कीमत, मतलब लगभग 2 लाख रुपए मांग रहा है। बिल्कुल। और महिला का पति हांज अपने हर जानने वाले से पैसे उधार मांगता है, फिर भी वो आधी रकम ही जुटा पाता है। वो केमिस्ट से बहुत मिन्नतें करता है कि उसकी पत्नी मर रही है, उसे दवा सस्ती दे दे या बाद में पैसे लेने को तैयार हो जाए, लेकिन केमिस्ट साफ मना कर देता है। हताशा और भारी निराशा में हांज उसी रात केमिस्ट की दुकान का शीशा तोड़कर अपनी पत्नी के लिए वो दवा चुरा लेता है। अब यहाँ सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल यह है कि क्या हांज का वो दवा चुराना सही था? देखिए, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि कोलबर्ग इस बात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते थे कि लोग इसका जवाब हाँ देते हैं या नहीं। उनके अनुसार ये अंतिम निर्णय मायने ही नहीं रखता। उनके शोध का पूरा केंद्र इस बात पर था कि कोई व्यक्ति हांस को सही या गलत ठहराने के पीछे कारण क्या दे रहा है। इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में नैतिक तर्क या मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। व्यक्ति किस आधार पर, किस तर्क प्रक्रिया से गुजरकर उस अंतिम फैसले तक पहुंचता है, वही तर्क उस व्यक्ति के नैतिक विकास के वास्तविक स्तर को उजागर करता है। मतलब अंतिम जवाब से ज्यादा वो रास्ता महत्वपूर्ण है जिससे होकर जवाब तक पहुंचा गया। ठीक। अगर इसे आज की कक्षा के माहौल में रखकर देखें तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए कक्षा में बच्चों के सामने एक स्थिति रखी जाती है कि क्या किसी बहुत भूखे और गरीब इंसान को दुकान से एक रोटी चुरानी चाहिए। एकदम सटीक उदाहरण है। और जब ये सवाल कक्षा में पूछा जाएगा तो बच्चों के जवाब उनके नैतिक विकास का आईना होंगे। कुछ बच्चे शायद तुरंत कहेंगे, नहीं, उसे रोटी नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे का तर्क केवल सजा के डर पर टिका है। वहीं कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ, उसे चुरा लेनी चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जान चली जाएगी और जान बचाना सबसे जरूरी है। दोनों ही मामलों में तर्क का स्तर बिल्कुल अलग अलग धरातल पर है। तो अगर हम इसे एक रिवीजन पॉइंट के रूप में समेटें तो शिक्षकों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दुविधा या डिलेमा है, ये कोई सामान्य कहानी नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग बच्चे की सोच की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या उम्र के साथ बच्चों के इस नैतिक तर्क में कोई स्वाभाविक बदलाव आता है? श्रोतों के अगले हिस्से में जीन पियाजे के काम का जिक्र है, जिन्हें हम अक्सर केवल संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन उन्होंने नैतिकता पर भी काफी गहरा अध्ययन किया है। हाँ, पियाजे का मानना था कि बच्चे की नैतिकता उसके संज्ञानात्मक विकास से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। जैसे जैसे बच्चे के सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, दुनिया को देखने का उसका नजरिया और उसकी नैतिकता दोनों बदलती है। पियाजे ने इसे मुख्य रूप से 2 बड़े चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है परायत नैतिक, जिसे हेटेरोनोमस मोरालिटी कहते हैं, जो आमतौर पर 5 से 9 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। वो शक्तिमान सत्ता द्वारा बनाए गए होते हैं। बिल्कुल। इस चरण में बच्चों को लगता है कि नियम भगवान, माता पिता या शिक्षकों द्वारा बनाए गए हैं और वे पत्थर की लकीर हैं।
नियमों को किसी भी परिस्थिति में बदला ही नहीं जा सकता। इसी अवस्था को यथार्थवाद या रियलिज्म भी कहा जाता है, जहां छोटे बच्चे नियमों को भौतिक वस्तुओं की तरह यथार्थ, अटल और अपरिवर्तनीय मानते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 10 वर्ष की उम्र के आसपास पहुंचता है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये दूसरा चरण है, जिसे स्वायत्त, नैतिक या ऑटोनमस मोरालिटी कहते हैं। यहाँ बच्चे ये समझने लगते हैं कि नियम कोई ईश्वरीय आदेश नहीं है, बल्कि लोगों ने अपनी सुविधा और सहयोग के लिए बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर सब सहमत हों तो आपसी सहमति से नियमों को बदला भी जा सकता है। स्रोतों में दिए गए खेल के मैदान के उदाहरण से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। जब 7 साल के बच्चे क्रिकेट या कोई और खेल खेलते हैं और अगर कोई नियम टूटता है तो वे तुरंत रोने लगते हैं या खेल रोक देते हैं। उनका तर्क होता है कि नियम तो नियम है जो कभी नहीं टूट सकते। लेकिन वहीं अगर 12 या 13 साल के बच्चों का समूह खेल रहा है और उन्हें लगता है कि खेल थोड़ा उबाऊ हो रहा है या किसी छोटे बच्चे को भी खिलाना है, तो वे खुद ही तय कर लेते हैं कि चलो इसके लिए एक टप्पा आउट मान लेते हैं। उन्होंने आपसी सहमति से खेल को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नियम बदल दिया। यह एक बहुत ही व्यावहारिक अवलोकन है। तो मुख्य बात यह है कि नैतिकता बाहरी अधिकार या अथॉरिटी के डर से शुरू होती है, और जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है वो धीरे धीरे आंतरिक सहयोग, समझ और आंतरिकीकरण की ओर बढ़ती है। आंतरिकीकरण वह प्रक्रिया है जहां समाज के नियम धीरे धीरे व्यक्ति के अपने स्वयं के मूल्य और सिद्धांत बन जाते हैं। पियाजे के इन 2 चरणों से ये तो बहुत अच्छे से समझ आता है कि बचपन से किशोरावस्था तक सोच कैसे बदलती है, लेकिन कोहलबर्ग ने इसे और भी सूक्ष्मता से परखा। स्रोतों के अगले पन्नों में कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को एक विस्तृत सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 3 मुख्य स्तर हैं और कुल 6 चरण हैं। ये सीढ़ीनुमा ढांचा बहुत ही तार्किक और दिलचस्प है। कोहलबर्ग का यह सिद्धांत शिक्षा शास्त्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आइए इस सीढ़ी के पहले स्तर को गहराई से समझते हैं। सबसे नीचे है स्तर 1, पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल नैतिकता। यह अक्सर 4 से 10 वर्ष की बाल्यावस्था में हावी रहती है। यहाँ बच्चा समाज के नियमों को नहीं समझता, उसकी नैतिकता पूरी तरह से परिणामों से नियंत्रित होती है। इस स्तर का पहला चरण है दंड और आज्ञा पालन। यहाँ सही और गलत का पैमाना सिर्फ एक है। अगर कोई काम करने पर सजा मिलती है तो वो काम गलत है। बच्चा सिर्फ मार या डांट से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। और इसी स्तर का दूसरा चरण भी कम दिलचस्प नहीं है, व्यक्तिगत लाभ या पर्सनल रिवॉर्ड। यहां बच्चा थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। वो हर काम के पीछे सोचता है, इसमें मेरा क्या फायदा। हाँ, इसे अक्सर तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा वाली स्थिति कहा जाता है। अगर बच्चा अपना खिलौना किसी और को दे रहा है तो इसलिए नहीं कि उसे शेयर करना अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए ताकि कल उसे भी दूसरे का खिलौना खेलने को मिले। यहाँ सब कुछ एक तरह के लेन देन पर आधारित है। और फिर इस सीढ़ी का अगला बड़ा पड़ाव आता है स्तर 2, परंपरागत या कन्वेंशनल नैतिकता। 10 से 13 वर्ष के किशोरों में ये बहुत आम है। ये वो समय है जब इंसान समाज का हिस्सा बनने की पुरजोर कोशिश कर रहा होता। इसका चरण 3 है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की चाहत। इस उम्र में दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना, उनकी स्वीकृति पाना सबसे अहम हो जाता है। बच्चा कोई काम इसलिए सही मानता है क्योंकि माता पिता, शिक्षक या दोस्त उसकी तारीफ करेंगे। वह आज्ञाकारी कहलाना चाहता है। इसके बाद आता है चरण 4, कानून और व्यवस्था। यहाँ आते आते बच्चे की सोच का दायरा परिवार से निकलकर पूरे समाज तक फैल जाता है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि समाज को बिना किसी अराजकता के सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का पालन करना और अपना नागरिक कर्तव्य निभाना अनिवार्य है। नियम अब केवल बड़ों का आदेश नहीं है, बल्कि समाज को बांधे रखने का मजबूत धागा है। और फिर आती है सीढ़ी की सबसे ऊपरी मंजिल, स्तर 3, उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल नैतिकता। कोहलबर्ग के अनुसार यहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। इस स्तर पर व्यक्ति समाज के बनाए नियमों से ऊपर उठकर अपने स्वयं के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत करता है। बिल्कुल। इस अंतिम स्तर का चरण 5 है सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ व्यक्ति यह तो मानता है कि नियम जरूरी हैं, लेकिन वो ये भी समझने लगता है कि नियम इंसान के भले के लिए हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। अगर कोई नियम समाज के एक बड़े वर्ग के लिए अनुचित या हानिकारक है तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से बदला जाना चाहिए।
और फिर आता है अंतिम और सबसे दुर्लभ चरण 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहाँ न्याय, समानता, मानव जीवन की गरिमा और मानवाधिकार दुनिया के किसी भी संविधान, नियम या कानून से ऊपर हो जाते हैं। इस छठे चरण के उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों को तोड़ा क्योंकि वे मानवीय गरिमा के खिलाफ थे, या नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। ये वे लोग हैं जिन्होंने स्थापित कानूनों को चुनौती दी क्योंकि उनकी आंतरिक अंतरात्मा का कानून उन बाहरी कानूनों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तो अगर हम इसे समेटें तो कोलबर्ग के इस पूरे सिद्धांत का मूल आधार ही न्याय और तर्क है। एक शिक्षक के नजरिए से इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही काम के पीछे अलग-अलग बच्चों का तर्क बिल्कुल अलग हो सकता है। इसे कक्षा के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, जैसे होमवर्क करना। बाहर से देखने पर लगता है कि पूरी कक्षा एक ही काम कर रही है, लेकिन अगर हम कोलबर्ग के नजरिए से देखें तो एक बच्चा अपना होमवर्क सिर्फ इसलिए पूरा कर रहा है क्योंकि उसे टीचर की छड़ी का डर है। ये चरण 1 है। दूसरा बच्चा होमवर्क इसलिए कर रहा है ताकि टीचर उसकी कॉपी पर लाल पेन से बड़ा सा स्टार बनाए और क्लास के सामने उसकी तारीफ हो। ये चरण 3 है। और तीसरा बच्चा होमवर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मानता है कि एक अच्छे छात्र के रूप में ये उसका कर्तव्य है और इससे उसका ही ज्ञान बढ़ेगा। ये चरण 4 है। काम एक ही है, लेकिन इसके पीछे की नैतिक प्रेरणाएं अलग-अलग धरातल पर खड़ी हैं। ये समझना शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि जब तक आप बच्चे के तर्क के स्तर को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके व्यवहार को सही दिशा नहीं दे सकते। कोलबर्ग के इन 6 चरणों को सुनकर एक बार को तो लगता है कि उन्होंने मानव मनोविज्ञान का पूरा नक्शा ही खींच दिया है। सब कुछ कितना तार्किक लगता है, लेकिन स्रोतों में आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़े विवाद का पर्दाफाश होता है। कोलबर्ग के इस सिद्धांत में एक बहुत बड़ी मूलभूत खामी थी। उन्होंने अपने वर्षों के शोध, प्रयोग और साक्षात्कार केवल और केवल लड़कों और पुरुषों पर किए थे। महिलाओं को इस शोध में शामिल ही नहीं किया गया था। यह मनोविज्ञान के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है, और यहीं प्रवेश होता है कैरल गिलिगन का, जो स्वयं कोलबर्ग की छात्रा रह चुकी थीं। गिलिगन ने बहुत ही मजबूती से यह तर्क रखा कि कोलबर्ग का सिद्धांत लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर बायस से बुरी तरह ग्रस्त है। जब किसी सिद्धांत या प्रयोग में किसी एक समूह के दृष्टिकोण को ही पूरी मानवता का सच मान लिया जाए और दूसरे को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाए, तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण बन जाता है। गिलिगन का यह तर्क था कि चूंकि महिलाओं को अध्ययन में शामिल ही नहीं किया गया, इसलिए यह सिद्धांत महिलाओं के नैतिक विकास को सही ढंग से नहीं माप सकता। उन्होंने बताया कि समाज में पुरुषों और महिलाओं का नैतिकता को देखने का नजरिया उनके समाजीकरण के कारण अक्सर अलग अलग होता है। गिलिगन ने इस अंतर को बहुत ही गहराई से समझाया है। उनके अनुसार पुरुषों का दृष्टिकोण मुख्य रूप से न्याय या जस्टिस पर्सपेक्टिव पर आधारित होता है। वे नियमों, व्यक्तिगत अधिकारों, निष्पक्षता और क्या सही है और क्या गलत के सख्त पैमानों पर अधिक ध्यान देते हैं। यही कारण है कि कोलबर्ग का सिद्धांत न्याय पर इतना केंद्रित था। इसके विपरीत महिलाओं का दृष्टिकोण अक्सर देखभाल या केयर पर्सपेक्टिव पर आधारित होता है। यहाँ फोकस सख्त नियमों पर नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों को बनाए रखने, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी निभाने, सहानुभूति दिखाने और किसी को नुकसान न पहुंचने देने पर होता है। गिलिगन का ये कतई नहीं कहना था कि पुरुषों का दृष्टिकोण महिलाओं से बेहतर है या महिलाओं का पुरुषों से। उनका मुख्य तर्क बस ये था कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में न्याय के दृष्टिकोण को हमेशा श्रेष्ठ माना गया और देखभाल के दृष्टिकोण को कमतर या कम विकसित आंका गया। अगर हम इसे स्कूल के माहौल में रखकर देखें तो ये अंतर बहुत साफ नजर आता है। मान लीजिए खेल के मैदान में 2 बच्चों के बीच किसी बात पर तीखी बहस और झगड़ा हो गया है। एक शिक्षक या छात्र जो न्याय के दृष्टिकोण से सोचेगा, उसका पहला सवाल होगा, किसने स्कूल का नियम तोड़ा? गलती किसकी थी? जिसने नियम तोड़ा है उसे सजा मिलनी ही चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन जो देखभाल के दृष्टिकोण से सोचेगा, उसका ध्यान नियमों से ज्यादा भावनाओं पर होगा। वह देखेगा कि इस झगड़े में किसे भावनात्मक या शारीरिक चोट लगी है, इन दोनों बच्चों की भावनाओं को कैसे शांत किया जाए, और सबसे जरूरी, इनकी दोस्ती को टूटने से कैसे बचाया जाए। ये एक बहुत ही विचारणीय तुलना है। अक्सर हमारी शिक्षा व्यवस्था अनजाने में न्याय और नियमों को इतना महत्व देती है कि सहानुभूति और देखभाल बहुत पीछे छूट जाती है।
गिलिगन ने शिक्षा शास्त्र को यह सिखाया कि देखभाल की नैतिकता भी उतनी ही उच्च और महत्वपूर्ण है जितनी कि न्याय की। और यह शिक्षकों के लिए एक बड़ा रिवीजन पॉइंट है। पश्चिमी सोच और सिद्धांतों में एक और पूर्वग्रह देखने को मिलता है जो स्रोतों में आगे चलकर बहुत ही स्पष्ट रूप से उभरता है। कोहिलबर्ग और गिलिगन दोनों ही पश्चिमी समाजों से आते हैं जहां व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो नैतिकता के मायने काफी बदल जाते हैं। यह एक ऐसा आयाम है जो भारतीय शिक्षकों के लिए बेहद प्रासंगिक है। पश्चिमी नैतिकता मुख्य रूप से व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन भारतीय नैतिकता की जड़ें सामूहिकता, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। भारतीय संदर्भ में नैतिकता को समझने के लिए 3 बहुत ही भारी और महत्वपूर्ण शब्द सामने आते हैं। पहला है धर्म। यहाँ धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति या मजहब से नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है अपनी सामाजिक भूमिका, अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना। एक छात्र का धर्म अलग है, एक शिक्षक का धर्म अलग है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है निष्काम कर्म, यानी फल या व्यक्तिगत लाभ की लालसा किए बिना अपना कर्म करना। अगर हम ध्यान दें तो ये कोहलबर्ग के स्टेज 2 जो व्यक्तिगत लाभ वाला चरण था उसके बिल्कुल विपरीत सोच है। और तीसरा स्तंभ है संबंध, जहां परिवार, समुदाय और समाज की भलाई को हमेशा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और अधिकारों से ऊपर रखा जाता है। इसे एक वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझना बहुत आसान हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि एक छात्र की फाइनल परीक्षाएं बिल्कुल सिर पर हैं। ये परीक्षाएं उसके भविष्य और करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अचानक घर में माता-पिता या कोई बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता है। वो छात्र अपनी पढ़ाई और अपनी परीक्षाओं की परवाह किए बिना दिन रात उनकी सेवा में लग जाता है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है क्योंकि ये 2 संस्कृतियों के बीच के तनाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। अगर हम इस स्थिति को विशुद्ध रूप से पश्चिमी न्याय आधारित दृष्टिकोण से देखें तो ये उस छात्र के व्यक्तिगत विकास, उसके करियर के अधिकारों में एक बहुत बड़ी बाधा लग सकता है। पश्चिमी सोच शायद कहेगी कि उसे अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से उस छात्र ने अपने जीवन के सर्वोच्च धर्म का पालन किया है। उसने अपने व्यक्तिगत न्याय या अधिकारों से ऊपर अपने संबंध और पारिवारिक कर्तव्य को रखा है। ये समझना वास्तव में दिलचस्प है कि हमारी संस्कृति हमारी नैतिक सोच की बुनियाद कैसे तैयार करती है। एक शिक्षक जब कक्षा में जाता है तो उसके सामने अलग अलग सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए बच्चे होते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि इन्हें आज की आधुनिक कक्षाओं में उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोतों का अंतिम भाग इसी बात पर केंद्रित है कि एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में एक शिक्षक की व्यावहारिक भूमिका क्या होनी चाहिए। एनईपी 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है। ये नीति स्पष्ट रूप से रटने की विद्या और केवल किताबों से ज्ञान थोपने का विरोध करती है। इसके बजाय ये अनुभव आधारित शिक्षा या एक्सपीरियंशियल लर्निंग और मूल्य आधारित शिक्षा पर पूरा जोर देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि नैतिकता पढ़ाई नहीं जा सकती, वह अनुभव कराई जानी चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में कक्षा में क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले शिक्षकों को कक्षा में वास्तविक जीवन की नैतिक दुविधाओं पर खुली और सुरक्षित बहस करानी चाहिए, जहां बच्चे बिना डरे अपने विचार रख सकें। शिक्षकों को स्वयं निष्पक्षता, सहानुभूति और देखभाल का एक जीता जागता रोल मॉडल बनना होगा, क्योंकि बच्चे उपदेश सुनकर उतना नहीं सीखते जितना वे बड़ों को व्यवहार करते हुए देखकर सीखते हैं। साथ ही कक्षा का वातावरण तानाशाही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक वातावरण का मतलब है छात्रों को जिम्मेदारी देना। उदाहरण के लिए शिक्षक कक्षा में नागरिक क्लब या सिविक क्लब्स बना सकते हैं, जहां छात्र खुद चर्चा करके कक्षा के नियम तय करें। जब बच्चे खुद नियम बनाते हैं और उन पर सहमत होते हैं तो वो असल में पियाजे के स्वायत्त नैतिकता के स्तर पर काम कर रहे होते हैं। वे नियमों का सम्मान करेंगे क्योंकि वे नियम उनके अपने बनाए हुए हैं, किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपे गए नहीं।
इसके अलावा सहानुभूति विकसित करने के लिए दयालुता पत्रिका या काइंडनेस जर्नल्स लिखवाई जा सकती हैं, जहां बच्चे हर दिन अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे काम या दूसरों की मदद का जिक्र करें। ये तो हुई बात कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए, लेकिन स्रोतों में इस बात पर भी बहुत कड़ा जोर दिया गया है कि शिक्षकों को क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे स्पष्ट बात, शारीरिक दंड या किसी भी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत ठोस मनोवैज्ञानिक कारण है। शारीरिक दंड बच्चे को कभी नैतिकता नहीं सिखाता, वो केवल एक अंधा डर पैदा करता है। और जैसा कि हमने कोलबर्ग के सिद्धांत में देखा था, डर के आधार पर नियम मानना नैतिक विकास का सबसे निचला स्तर है, यानी स्टेज 1। हम बच्चों को उच्च नैतिक स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें डराकर स्टेज 1 पर वापस धकेलना नहीं चाहते। इसके अलावा शिक्षकों को लगातार उपदेश देने, अपने व्यक्तिगत विचार बच्चों पर थोपने और किसी भी प्रकार का पक्षपात करने से बचना चाहिए। शिक्षक की भूमिका अब एक उपदेशक की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक या फैसिलिटेटर की है, जो बच्चों को खुद सही गलत के बीच तर्क करना सिखाए। इस पूरी चर्चा में हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियों का उपयोग किया है, जो परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछी जाती हैं। अगर हम उन्हें एक टूलकिट के रूप में देखें, तो शिक्षकों के लिए सवालों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। जब भी किसी प्रश्न में ऐसी स्थिति दी गई हो जहां कोई व्यक्ति फंसा हुआ महसूस कर रहा हो और उसे समझ नहीं आ रहा कि 2 विकल्पों में से किसे चुने, तो वो नैतिक दुविधा या मॉरल डिलेमा है। और जब प्रश्न ये पूछे कि उस व्यक्ति ने वो फैसला क्यों लिया, उसके पीछे का कारण या सोच क्या थी, तो वो नैतिक तर्क या मॉरल रीजनिंग की ओर इशारा कर रहा है। इसी तरह अगर किसी प्रयोग में केवल एक ही समूह, जैसे सिर्फ पुरुषों की बात हो और दूसरों को छोड़ दिया जाए, तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर बायस है। जब नियम बाहर से न थोपे जाकर इंसान के अंदर से आने लगें, तो वो आंतरिकीकरण या इंटरनलाइजेशन है। और अगर छोटा बच्चा नियमों को पत्थर की लकीर माने, तो वो पियाजे के अनुसार नियमों का यथार्थवाद या रियलिज्म है। ये केवल शब्द नहीं है, ये इन पूरे सिद्धांतों को खोलने की चाबियां हैं। अगर इस पूरे गहन अध्ययन को एक धागे में पिरोया जाए, तो निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली है। नैतिक विकास कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर व्यक्ति कह सके कि अब मैं पूरी तरह नैतिक हो गया हूं। ये जीवन की हर नई चुनौती के साथ जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। एक शिक्षक का काम केवल किताबें पढ़ाना या सिलेबस पूरा करना नहीं है। असली शिक्षा वो है जो बच्चों के भीतर वो विवेक जगाए जिससे वे क्या सोचना है की जगह कैसे सोचना है ये सीख सकें। सच्ची शिक्षा वही है जो एक सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करे। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार है, जो हमें इस शिक्षा के असली उद्देश्य की याद दिलाता है। हमने आज देखा कि कैसे अलग अलग विचारकों ने और अलग अलग संस्कृतियों ने नैतिकता को अपने अपने नजरिए से परिभाषित किया है। लेकिन इससे पहले कि हम आज के इस डीप डाइव को समाप्त करें, इन स्रोतों और इस चर्चा से निकला एक बहुत ही गहरा सवाल मैं सभी श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ये सोचना बहुत दिलचस्प है, आज के समय में 21वीं सदी में जिन नियमों, मानवाधिकारों और सिद्धांतों को हम अपनी नैतिकता का सर्वोच्च शिखर मानते हैं, जिन पर हमें बेहद गर्व है, क्या ये संभव है कि आज से 100 या 200 साल बाद भविष्य की पीढ़ियां हमारी इन्हीं बातों को पूरी तरह से अनैतिक, पक्षपाती या पिछड़ी हुई सोच माने? और अगर समय के साथ नैतिकता के पैमाने इतने बदल सकते हैं, तो ऐसे में एक शिक्षक के रूप में हम अपने छात्रों को एक ऐसे पूरी तरह से अज्ञात भविष्य के लिए नैतिक रूप से कैसे तैयार कर सकते हैं? इसी विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ हमारा आज का ये गहन अध्ययन यहीं संपन्न होता है। इन विचारों पर मंथन करते रहिए और सीखते